नमस्कार, मैं मोहन। आप देख रहे हैं मोहन ठेठ भारतीय। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस और राजनीतिक शय के एक बाहुबली, एक गैंगस्टर, एक डॉन बन जाए। यदि कोई गैंगस्टर, बाहुबली या डॉन अपने आप को कहता है तो इसमें पुलिस महकमा और राजनीति का उतना ही श्रेय होता है जितना इस डॉन और बाहुबली का होता है यहाँ तक पहुँचने में। बात कर रहे हैं गैंगस्टर विकास दुबे की। 10 जुलाई सुबह 6:30 बजे एक एनकाउंटर में मार गिराया गया है। हालांकि इस एनकाउंटर को लेके काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस तरीके से एक व्यक्ति जो खुद सरेंडर करता है, सरेंडर होकर गिरफ्तारी देता है, भागने की कोशिश कैसे कर सकता है। हालांकि एक जांच का विषय है, इस पर कुछ भी कहना जांच के बाद ही मुमकिन होगा। हम बात कर रहे हैं विकास दुबे की, किस प्रकार ये व्यक्ति फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचता है, किस प्रकार वो करोड़ों की संपत्ति जुटाता है। बात करेंगे 1990 की, जब ये इस अपराध की दुनिया में दस्तक देता है। छोटी मोटी चोरी चकारी से आगे बढ़ता है, फिर रंगदारी करता है, ज़मीनों पर कब्जा करना। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो धीरे धीरे फिर अपनी जो पैठ बनाता है वो राजनीति में बनाता है, पुलिस महकमे में अपनी पहुंच बनाता है, अपने मुखबिर वहाँ पर रखता है। यहाँ तक कि कुछ पुलिस ऐसे थे जो इसको हर पल की जानकारियाँ दिया करते थे। अभी एक एसएचओ और एक एसआई की इस संबंध में गिरफ्तारी भी हुई है। 1990 से ये अपना एक आपराधिक करियर शुरू करता है। 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के असिस्टेंट मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे की हत्या करता है, जेल जाता है। जेल में बैठे बैठे राम बाबू यादव की हत्या करवाता है। नाम इसका आता है 2001 में, और इस बीच जेल जाना आना इसके लिए एक मामूली सी बात हो गई थी। नाम उछलता है 2001 में, जब वो एक स्टेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम थे 2001 में, उनकी पार्टी का एक मंत्री संतोष मिश्रा का जब ये बीच थाने में हत्या कर देता है। बताया जाता है कि उस समय थाने के इर्द गिर्द या उस कैंपस में लगभग 25 लोग मौजूद थे। सरेआम ये संतोष मिश्रा को गोली मारता है। कहा जाता है कि दोनों तरफ से संतोष मिश्रा के भी एक तरफ समर्थक थे, एक तरफ आपके विकास दुबे के भी समर्थक थे। लेकिन जब ट्रायल होता है केस का तो एक भी गवाह इस पर मौजूद नहीं होता है और ये दोषमुक्त होता है और बरी हो जाता है। लेकिन बरी होने से पहले ही इसका एक नाम उछलता है। फिर एक मर्डर केस में नाम उछलता है, जो है दिनेश दुबे का, जो कि एक केबल कारोबारी थे। उनकी हत्या में इसका नाम आता है। 2002 में अवैध कब्जे के लिए इसके पर काफ़ी धाराएं लगती हैं। जेल में अंदर जाना आना एक तरीके से मामूली सी बात हो गई थी। नाम उछलता गया, इसका एक हिस्ट्री शीटर के तौर पे इसका नाम आने लगा। इसी दौरान कहा जाता है कि इसकी अभी तक इसके जो साँठ-गाँठ थी वो पुलिस और राजनीतिक नेताओं से थी। इससे कोई मतलब नहीं होता था कि सत्ता में किसकी सरकार है। इसकी साँठ-गाँठ बसपा से भी उसी तरीके से होती थी जिस तरीके से सपा से होती थी, उसी प्रकार भाजपा से होती थी, और उसी प्रकार इसकी साँठ-गाँठ जो है कांग्रेस के साथ हुआ करती थी। कहा जाता है कि इस राजनीति में सहारा लेते लेते वो एक तरीके से ऊब चुका था और
अब चाहता था कि अपना खुद एक राजनीतिक मुकाम बनाए। मतलब या ये कहें कि अपना जो है एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो उसके भीतर थी वो पलने लगी थी। इसी बीच वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है, उसको जीतता भी है। यहाँ तक कहा जाता है कि पिछले 15 साल से जिस गांव देहात का ये था, बिकरू, कानपुर के पास एक गांव है बिकरू, वहाँ पर 15 सालों से लोगों ने कोई चुनाव नहीं देखा जिला पंचायत का, क्योंकि कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर विकास दुबे हाथ रखता था वो निर्विरोध चुन दिया जाता था। तो आप इससे इसका दबदबे का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस इलाके में इसकी क्या पैठ थी, क्या इसका वहाँ पे दबदबा था। अभी 1 जुलाई की शाम शिमली एक पुलिस स्टेशन है जो कि कानपुर के बिकरू के पास ही है। वहाँ पर राहुल तिवारी पुलिस में जाके एक रिपोर्ट करते हैं कि विकास दुबे ने उनके और उनके ससुर को किडनैप कर लिया था और ज़बरदस्ती उनसे कुछ कागज़ों पर जो है दस्तखत कराए हैं जो कि उसकी ज़मीन के हैं और उन पर उसने जो है कब्जा कर लिया है। इस विषय में जो उसके ऊपर धारा लगती है वो 386 की धारा लगती है, जो कि एक नॉन बेलेबल होती है 386। इसमें आपको पुलिस स्टेशन से आपको ज़मानत नहीं मिल सकती, आपको जो है कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। आपको इसके बाद ये कोर्ट के ऊपर रहता है कि वो किस तरीके से कार्रवाई करती है, किस तरीके से उसको ज़मानत देती है। क्योंकि ये शिल्पी थाने में रिपोर्ट करी गई थी, तो वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो विकास दुबे के पास जाता है उससे बात करने के लिए, इस चीज़ की तहकीकात करने के लिए कि क्या वाकई ये मामला जो हुआ है, जो राहुल तिवारी ने जो रिपोर्ट लिखाई है किडनैपिंग की और ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा करने की, क्या इस बात में ज़रा सी भी सच्चाई है या नहीं है। तो जब जाते हैं वहाँ पर थाना इंचार्ज, तो विकास दुबे जो है उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर के साथ बदतमीज़ी करते हैं और उनको किसी तरीके से धमका कर वहाँ से भगा देते हैं। जो इंचार्ज होते हैं ये अपने थाने पहुँचते हैं, थाने पहुंचकर अपने सीनियर को इन्फॉर्म करते हैं किस प्रकार विकास दुबे ने एक व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और मैं ऑन ड्यूटी उनके पास तहकीकात के लिए गया तो किस प्रकार मुझे उन्होंने जो है धमका कर वहाँ से भगाया है और मेरे साथ जो है बदतमीज़ी करी है, बदसलूकी करी है। तो टीम बनाई जाती है, जो डिप्टी एसपी होते हैं अपने देवेंद्र मिश्रा, टीम बनाने के लिए कहते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि आज इसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, जो कि सूत्र से ज्ञात हुआ है कि ऐसी योजना बनाई गई थी, इस तरीके का मिशन था कि आज इसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। क्योंकि एनकाउंटर एक छोटी मोटी एक चीज़ होती नहीं है, छोटी मोटी एक छोटा मोटा मिशन होता नहीं है। इसके लिए अन्य स्टेशनों से पुलिस की फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार चौबेपुर पुलिस स्टेशन पर, जहाँ पर आपके एसएचओ विनय तिवारी थे और एसआई आपके के शर्मा थे, उनसे संपर्क किया जाता है, उनको बताया जाता है कि इस प्रकार क्योंकि आप जब किसी से फ़ोर्स मांगते हैं तो आपको सारी डिटेल बतानी पड़ती है कि किस लिए आप फ़ोर्स मांग रहे हैं, किस लिए वो कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि सारी डिटेल जो है विनय तिवारी को बताई गई कि इस प्रकार जो है मामला है, इस प्रकार हमने जो है आज इनकाउंटर करने की उनकी सोची है। और कहा यह जा रहा है कि जो चौबेपुर पुलिस स्टेशन के जो सिपाही थे, जो कांस्टेबल थे, उनका बाद में ये बयान आया है इस प्रोग्राम के बाद कि वहाँ पर इनको विनय तिवारी जो कि एसएचओ हैं उसके द्वारा कोई ब्रीफिंग नहीं करी गई थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये जानकारी किसी तरह से विकास दुबे तक पहुंच जाती है कि पुलिस आज रात उसका एनकाउंटर करने के लिए आ रही है।
तय समय था, लगभग 12:30-1 बजे के बीच वो बिकरू गांव पहुंचेगी और विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। विकास दुबे को जब इस चीज़ की बात का पता लगता है, वो अपने शूटर्स पहले ही बुला लेता है। कहा जाता है कि पेट्रोल बम, पेट्रोल, डीजल सब चीज़ का इंतज़ाम कर लिया गया था। यहाँ तक कि पिस्टल्स हो गई AK-47 तक उनके पास थी। ये कि जिस हिसाब से हम उनको मारते रहेंगे, उनको जलाकर वहाँ पर पूरे जलाने की भी पूरी योजना थी कि सबूत ही हम ख़त्म कर देंगे। इसी प्रकार जो गांव का जो एंट्री पॉइंट है, उसके बीचों बीच एक JCB खड़ी कर दी जाती है ताकि पुलिस आए तो डायरेक्ट एकदम घर में एंट्री ना कर सके और उनको वहाँ पर रुकना पड़े, उनको वहाँ उतरना पड़े। और ये ऊपर अपना छत पर बैठकर इस चीज़ की निगरानी कर रहे थे, हाथ लगाकर बैठे थे कि जैसे ही वो उतरेंगे और हम उनको शूट करना शुरू कर देंगे। हुआ भी कुछ ऐसे ही। रात 12:30-1 बजे के बीच करीब पुलिस वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद जैसे ही वो JCB को देखती है और वहाँ से उतर कर आगे बढ़ती है, अंधाधुंध फायरिंग विकास दुबे की तरफ से कर दी जाती है। आनन फानन में पुलिस इधर उधर घरों में छिपकर अपने आप को बचाती है, लेकिन विकास दुबे और उसके लोग यहीं नहीं रुकते हैं। ये बाकायदा घरों में घुस कर पुलिस वालों को निकालते हैं, उनको गोलियां मारते हैं। इसका एक सहयोगी, विकास दुबे का एक सहयोगी बउआ दुबे, जो कि देवेंद्र मिश्रा, जो कि डिप्टी SP थे या कहीं CO थे, सर्कल ऑफिसर थे, उनके सर पर गोली मारता है, उनके पैर को क्षत विक्षत करता है, उनके पैर तक काट देता है, जिसका कारण बाद में जब पूछताछ हुई विकास दुबे से, वो बताता है कि मेरी जो CO हैं उनके साथ पुरानी रंजिश थी, क्योंकि मैं पैर से हल्का सा लंगड़ाता हूँ। तो CO द्वारा ये तक कहा गया था मेरे विषय में कि इसका जो हल्का सा पैर में जो लंगड़ाता है, मैं इसका दूसरा पैर भी सही कर दूँगा। तो ये जो एक पुरानी रंजिश थी, ये जो गुस्सा में उनके प्रति था, वो यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से निकाला। उनका एक पैर को क्षत विक्षत कर दिया था, पैर काट दिया था उनके उससे धड़ से, और 2 गोलियाँ कहा जाता है कि उनके सर पर मारी थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद जब ये तैयारी में थे, लगभग 5 पुलिस वालों को इकट्ठा कर दिया था इन्होंने, एक के ऊपर एक रख के जलाने की पूरी व्यवस्था कर दी, जलाने की पूरी व्यवस्था कर चुके थे। लेकिन इतने में एक जो कांस्टेबल जो उनका था, वो पहले ही कंट्रोल रूम को फ़ोन कर चुका था कि यहाँ पर हम पूरी तरीके से घिर चुके हैं, तो आप जल्दी से एक टीम भेजिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि टीम जो है सही समय पर वहाँ पर पहुँच जाती है, और जो इनका एक जो प्लान था कि हम इनको इकट्ठा करके जला देंगे और सबूतों को ख़त्म कर देंगे, उस पर ये कामयाब नहीं हो पाते हैं और किसी तरीके से वहाँ से भागकर इनको जान बचानी पड़ती है। कोरोना काल में सवाल ये भी उठता है कि किस प्रकार विकास दुबे उत्तर प्रदेश की सीमा को लांघ देता है, जबकि प्रशासन द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि सारी सीमाएं जो हैं सील कर दी गई हैं, स्पेशल टास्क फोर्स बना दी गई है, 40 से 50 टीमें बनाई गई थी जो कि इन लोगों पर निगरानी रख रही थी, कहाँ कहाँ ये जा रहे हैं, CCTV खंगाले जा रहे थे, लेकिन इनका कोई सुराग इनके हाथ नहीं मिल रहा था। इस बीच 2-3 एनकाउंटर्स भी होते हैं, बउआ दुबे वगैरह जो इसके सहयोगी थे वो मारे जाते हैं। विकास दुबे को भी इस चीज़ की भनक लग चुकी थी कि हो ना हो उसका भी एनकाउंटर ही होना है। तो कहा जाता है कि इसके बाद ये फरीदाबाद दिखाई देता है। फरीदाबाद से किसी तरह से ये अपने मित्र को फ़ोन करके, जो कि एक सूत्रों से बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी है, उसके शराब के ट्रक में बैठकर ये उज्जैन पहुंचता है। हालांकि एक वहां पर कार को देखकर भी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद हो ना हो जो 2 वकील हैं ये इनके साथ यहाँ पर पहुँचा हो और पूरी इसकी यहाँ पर रणनीति हो कि ये अपने आप को सरेंडर करे। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 10-12 सालों से विकास दुबे हर सावन के महीने में महाकाल उज्जैन दर्शन के लिए जाता है। इस चीज़ की उत्तर प्रदेश पुलिस को भी पूरी जानकारी थी और हुआ भी ऐसे कि ये महाकाल जाता है। इसी प्रकार वो महाकाल के मंदिर उज्जैन में पहुंचता है, किसी तरह फूल खरीदता है
फूल खरीदते समय जो फूल वाला था, उसकी शक्ल, उसकी वेशभूषा, उसका हाव भाव देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया लगाता कि हो ना हो ये विकास दुबे है, क्योंकि जिस प्रकार से न्यूज़ चैनलों में विकास दुबे को रोज़ दिखाया जा रहा है, न्यूज़पेपरों में इसकी लगातार फ़ोटोज़ आ रही हैं, तो वो जो बाहर सिक्योरिटी ऑफिसर था उसको फ़ोन करता है कि मुझे शक है कि जो व्यक्ति मुझसे यहाँ से फूल लेके गया है, हो ना हो वो विकास दुबे हो। सिक्योरिटी ऑफिसर जो है अपने सीनियर को फ़ोन करता है, तो सीनियर जो कि एक लेडी थी उनसे कहते कि आप इसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेजिए, और इस तरीके से खींचिएगा कि इसको शक ना हो। होता भी ऐसे है क्योंकि एक बाहुबली जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर घात लगाकर हत्या कर आया था, हो ना हो उसके पास किसी भी तरह का वेपन हो सकता है। तो जो ये सुरक्षाकर्मी था इसकी फ़ोटो खींचकर उस महिला ऑफिसर को भेजता है। महिला ऑफिसर उसको देखती है, गूगल से उसकी फ़ोटोज़ निकालती हैं, और जो आइडेंटिफाई करती है उसके एक चोट से, एक घाव से, जो उसके सिर पर घाव था हल्का सा, उसको जूम करके देखती है तो देखती कि दोनों घाव मिलते हैं। इस प्रकार वो एसएसपी को फ़ोन करती है और बगल के पुलिस स्टेशन से पुलिस आती है। कहा जा रहा है कि ये सारा जो प्रोग्राम था ये विकास दुबे द्वारा पूरी तरह से फिक्स था। वो आत्मसमर्पण करके गिरफ़्तार होना चाहता था, और ऐसी जगह पर गिरफ़्तार होना चाहता था जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, ताकि उसका इनकाउंटर ना हो सके। और इस कोरोना काल में, महाकाल जैसा, जबकि सावन का महीना है, उससे अच्छी भीड़ इसको कहीं नहीं मिलती। वीआईपी, बाकायदा एक वीआईपी टिकट एंट्री लेके ये अंदर जाता है, वहाँ पर वीआईपी टिकट कटवाता है, और पकड़े जाने पर ज़ोर ज़ोर से कहता है कि हाँ मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। पुलिस इसको गिरफ़्तार करके ले जाती है, बैठाती है। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स को इसके बारे में इत्तला दी जाती है कि विकास दुबे जो कि 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा है, हमारे द्वारा पकड़ लिया गया है और हमारे कब्ज़े में है। इस प्रकार स्पेशल टास्क फोर्स जो है कानपुर से निकलती है इसको लेने के लिए, और रात ट्रांजिट जो है इसका ट्रांजिट लेकर इसकी अपने साथ कानपुर की ओर रवाना हो जाती है। मीडिया का काफ़िला भी इनके पीछे पीछे था। लेकिन कहा जा रहा है कि सुबह 6:30 बजे कानपुर से करीब कह रहे हैं 25 किलोमीटर पहले एक ऐसी जगह पर मीडिया कर्मियों को रोका जाता है कि आप इससे आगे ना जाएं और आप यहीं रहें। और आगे आधे घंटे के अंदर कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था वो गाड़ी पलट जाती है, और विकास दुबे, जो कि सूत्रों से बताया जा रहा है, जो कि आईजी, डीआईजी, जितना भी आपका पुलिस का महकमा है, आके इसी बात को दोहराता है कि गाड़ी वहाँ पर जिस पर विकास दुबे बैठा था वो पलट जाती है। कहा जा रहा है कि उसका टायर फट जाता है तो वो गाड़ी पलट जाती है। विकास दुबे जो उस गाड़ी में बैठा था वो भागने की कोशिश करता है, एक हथियार, पुलिस वाले का हथियार छीन लेता है और फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसमें 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगती भी है, और जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को, जो ये स्पेशल टास्क फोर्स की जो पुलिस थी, वहीं ढेर कर देती है। बताया जा रहा है 3 गोली उसके सीने में लगती है, 1 गोली उसके हाथ में लगती है, और विकास दुबे जो है वहीं पर ढेर हो जाता है। कई सवाल इस पे मीडियाकर्मी उठाती है, और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि जिस परिस्थिति में उसका इनकाउंटर हुआ है वो अपने आप में सवाल छोड़ता है। हालांकि हम यहाँ पर किसी तरीके से कोई पक्ष में नहीं हैं। इस तरह के अपराधी जो कि समाज के लिए एक तरीके से वायरस हैं, इनका खात्मा करना ही एक बेहतर समाज, एक अच्छे समाज की कल्पना करी जा सकती है यदि हम इस तरीके का वायरस इस समाज से ख़त्म करें। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कोई मजाक चीज़ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इसने एनकाउंटर या अपने डेथ वारंट पे उसी समय साइन कर दिया था जब इसने इन 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसके मृत्यु के बाद छिप सी जाती हैं। इसका जो साँठ-गाँठ जो पुलिस वालों के साथ थी, कौन कौन से ऐसे पुलिस वाले थे
जो उसकी मुखबरी करते थे, जिसके एवज में ये मोटा पैसा उनको दिया करता था। कौन से ऐसे 2 राजनेता थे जिनका नाम इसने लिया था? कहा जा रहा है कि कोई 2 भाजपा के ऐसे राजनेता थे जिनका नाम इसने लिया था। और किन किन मंत्रियों, किन किन नेताओं के साथ इसकी साँठ-गाँठ थी, जो इतने अपराध करने के बावजूद भी बाइज्जत बरी होता था, बिना सबूतों के अभाव में। पुलिस स्टेशन में हत्या कर देता है, उसके बावजूद बाहर निकलकर बाइज्जत बरी होता है। रंगदारी, ज़मीन ऐंठना और कई तरीके के कई मुकदमे इसके पर लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो आज़ाद तरीके से बाहर घूम रहा था। अच्छी संपत्ति उसने जोड़ दी थी। हालांकि इसके मकान, इसका जो गाड़ियाँ थी, वो सब इस हादसे के बाद, जो इसने पुलिस वालों पर जो घात लगाकर हत्या करी है, उसके बाद सब तोड़-फोड़ कर दी गई थी। उसकी बैंक डिटेल्स खंगाले जा रहे थे। इसके रिश्तेदारों के यहाँ दबिश दी जा रही थी। हालांकि रिश्तेदार, अधिकतर जो इसके रिश्तेदार थे, इसके खिलाफ़ थे, क्योंकि जिस तरह का काम ये करता था वो उनको पसंद नहीं था। इसकी माताजी, जो कि खुद आके कहती हैं कि यदि पुलिस पकड़ती है तो उसका इनकाउंटर कर दे, क्योंकि ये काम जो उसने किया है वो बहुत गलत काम किया है। पिताजी इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ थे, क्योंकि उनको पता नहीं था क्या हुआ है। वो अपने उस बिल्डिंग में जहाँ ये हादसा हुआ था उस समय वहीं मौजूद थे, लेकिन कहते हैं कि बीमार थे, तो इनको ज़्यादा इस बारे में पता नहीं था क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कह रहे मेरे को सुनाई भी नहीं देता है। इसी प्रकार एक ऐसे आदमी का खात्मा होता है जो 3 दशक तक बदमाशी करता है, एक गैंगस्टर होता है, और पुलिस उसको एक स्पेशल पुलिस टास्क, जो स्पेशल टास्क फोर्स होती है, वो उसको मार गिराती है, उज्जैन से कानपुर लाते हुए। बताया जा रहा है कि भागने की कोशिश कर रहा था, और उसके पुलिस का इसने हथियार भी छीना, और उनके पर फायरिंग करी, तो जवाबी कार्रवाई में जो काउंटर फायर हुई उसमें इसको जो है गोली लग जाती है। लेकिन कई चीज़ें छूट गई हैं इसके मरने से। इसके एनकाउंटर के बाद कई चीज़ें छूट गई हैं। लोगों के सामने ये भी आना चाहिए था कि वो नेता कौन है, वो पुलिस वाले कौन हैं जो इस तरीके से इसका सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर ख़त्म होता है विकास दुबे का चैप्टर, जो कि लगभग 30 सालों का था। हर राजनीतिक पार्टियों में इसकी साँठ-गाँठ थी। इसको इससे कोई मतलब नहीं था कि पार्टी कौन सी है। इसका अपना साम्राज्य, इसकी अपनी गैंग सत्ता बढ़ती जा रही थी। बाहुबली अपने इलाके का कहलाया जाता था। एक क्षण में वो सब चीज़ ख़त्म हो गई। आशा करता हूँ आपको जानकारी जो दे रहा हूँ वो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो उसको आप लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।